हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हेडिंग डाल लो सब लोग। ठीक है, क्लास बिल्कुल आसान होने वाली है। इंटरेक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग आज। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आपको पता है सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। ठीक है, तो सॉलिड जो है वो हमारा क्लास 12th के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास गैसेस और लिक्विड्स है। लिक्विड्स के अंदर भी हमें बहुत थोड़ा सा पोर्शन करना है। मेजर जो कहानी करनी है हमने वो करनी है गैसेस की। ठीक है, तो हम करेंगे अपना गैसेस से स्टार्ट। मोस्टली हम अपना गैसेस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग घर पे करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? बताओ, आप में से कोई बताओ। सर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है और गैसेस में कुछ ज्यादा ही दूर होते हैं। ठीक है, बस और बताओ कुछ। सर लिक्विड में पार्शली होते हैं ना। लिक्विड में क्या रहता है, बोलो बेटा। सर पार्शली पैक्ड। पार्शियली पैक्ड रहते हैं। कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ठीक है, और बताओ। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड की डेफिनेट शेप बिल्कुल नहीं सही, होती पर बिल्कुल सही। वॉल्यूम ठीक है, होती देखो है, और देखो, गैस की राइट, एग्जैक्टली। जो मेन जो पॉइंट है आपको इसमें जो लिखना है बेसिकली, ये इंटरेक्शंस वाले पॉइंट सारे आपको बताए। देखो, सॉलिड में इंटरेक्शंस ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड आपका हार्ड होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। बट इनमें से मेन जो डिफरेंस आपने पहले पढ़ा था, जिसके बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफाइन किया था, वो था डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है और वॉल्यूम जो होता है वो भी डेफिनेट होता है। लिक्विड का जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है, पर वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। और गैसेस में दोनों ही चीजें डेफिनेट नहीं होती हैं। ये सबसे मेजर पॉइंट आपको बताना है अगर आपसे कोई पूछेगा तो। क्या आप बता दोगे सुनीता? बताओ बेटा। ठीक है, और बाकी के यस सर। जो भी पॉइंट थे आप अपने पेज नंबर 1 में नोट्स जो बनाओगे, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिफरेंशिएट करते हुए इस तरीके से आप लोग इनके बारे में कुछ कुछ लिखोगे। ठीक है, अपने फर्स्ट पेज में। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं आपको बचपन वाली बातें ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब क्योंकि हम गैसेस कर रहे हैं तो गैसेस के अंदर बेसिकली हमको इंटरेक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन फोर्सेस जो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, सबसे पहले वहां से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा ये चैप्टर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसके थ्रू आपके दो एटम्स हो गए या एटम और मॉलिक्यूल्स हो गए, वो पास पास रहेंगे, यानी कि वो जुड़े रहेंगे। वो किस तरीके से एक साथ रहेंगे, उनमें इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, वो होती हैं आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो मैं इसकी एक बेसिकली एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप उसको मेरे साथ साथ कॉपी कर लो, फिर उसके बारे में बाद में साथ साथ एक चर्चा कर लेंगे। पढ़ोगे तब भी आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो साथ में लिख लो, आज की क्लास बेहद आसान होने वाली है, सिंपल होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर की, और आज की क्लास में हम आराम से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे ही चर्चा करेंगे। बट इसको इतने अच्छे से कर लेंगे कि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप साथ साथ मेरे साथ साथ एक डेफिनेशन कॉपी कर लो। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन existing among the particles, existing among the particles, वो particles आपके atoms और molecules हो सकते हैं, of a substance, substance आपका solid, liquid, gas कुछ भी हो सकता है, other than electrostatic forces। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को इसमें काउंट नहीं करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं आप लोगों की
प्लस माइनस इंटरेक्शन वाली, एक प्लस दूसरे माइनस के साथ जो इंटरेक्शन करता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में काउंट हम नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट एग्जिस्ट among oppositely charged ions and forces that hold atoms of a molecule together are called intermolecular forces। तो यार ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, इस पे मैं बाद में भी आऊंगा, बट आपको यही देखना है वो सारी फोर्सेस जिससे एटम्स जो हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं, आयंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, जहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े रखने वाला फोर्स जो पैदा होता है उसी को बेसिकली हम लोग जो है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चाहे वो कोवेलेंट फोर्स ही क्यों ना हो, ठीक है। कोवेलेंट होती है ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनती है कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, वो भी कोई आफत नहीं है। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वाली चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी कहानी नोट कर ली सब लोगों ने? कोई बोलो यार। यस यस सर। ठीक है, बाकियों ने भी नोट कर लिया है। दक्ष, सुनीता बोलो बेटा। सर एक मिनट। यस सर। चलो देखो आगे, साथ साथ ही नोट कर लेना आज की क्लास में, सब सही है। देखो अब कुछ डिफरेंट टाइप्स करेंगे हम लोग, ये नोट कर लो। द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस arises due to any one of the following interactions। मैं अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इंटरेक्शंस के टाइप लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। फॉलोइंग इंटरेक्शंस, वो अगर कहीं पे भी वैसी इंटरेक्शन होती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो जनरेट होंगी, ठीक है। मॉलिक्यूल को पकड़े रखने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, एक एटम को दूसरे एटम से कंबाइन होने के लिए अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो इन गिवन किसी भी फॉलोइंग इंटरेक्शन से जनरेट हो सकती है। सबसे पहली इंटरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका नाम है डायपोल डायपोल। कॉपी कर लो भाई सब लोग। डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। दूसरी जो इंटरेक्शन है दैट इज आयन डायपोल इंटरेक्शन। तीसरी जो इंटरेक्शन है दैट इज आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। चौथी जो इंटरेक्शन है दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। ये मैं सारी आपको कहानी एक एक करके समझाऊंगा सबके बारे में, ठीक है। डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर ऑब्लिक लंडन फोर्सेस, ठीक है। और छठा जो है बेसिकली हमको चर्चा करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है बेटा जी। सभी को क्लियर है ये बात? ये 6 तरीके की इंटरेक्शन के बारे में आज हमको स्टडी करनी है बेसिकली, ठीक है। यही हमारा काम रहेगा, ठीक है। इसके अंदर से अगर मैं बात करूं
आपके लिए, तो वंडर वॉल इंटरेक्शंस एक नाम आएगा आपके पास, वंडर वॉल इंटरेक्शंस। उसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होएगा? डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और लंदन फोर्सेस। मतलब ये जो आपने पीछे इनमें से 3 लिखी हैं, इनमें से इन 3 को हम वंडरवॉल इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वैसे वंडरवॉल इंटरेक्शन शब्द हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करेंगे वो लंदन फोर्सेस के लिए करेंगे, और ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे होती हैं, क्या होता है, क्यों होता है, ये सब अभी मैंने आपको बताना है। बट पीछे आप देखो, इनमें से 3 इंटरेक्शन 6 में से जो भी करवाई है, जिसमें जिसमें डायपोल आ रहा है, डायपोल डायपोल आ रहा है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल आ रहा है, ये सारी की सारी आप लोगों की किस कौन सी कैटेगरी में जाएंगी? वंडरवॉल। मतलब वंडरवॉल के अंदर ये तीनों ही आती हैं, ठीक है। एक बार आप नोट पे नोट करते चलो, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा सारी कहानी, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो बाकी की वंडरवॉल नहीं है। जैसे जिसमें आयन वर्ड आ रहा है, आयन डायपोल और आयन इंड्यूस्ड डायपोल, वो वंडरवॉल नहीं है। यहां से ये बात वैसे भी क्लियर हो ही जाती है, ठीक है। अब सबसे पहली इंटरेक्शन आप स्टडी करो, दैट इज डायपोल डायपोल। मैं आपको एक एक एग्जांपल दे के सारी कहानी बताता हूँ, आप मुझे बस बताते जाना आपको समझ में आया या नहीं आया। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या चीज है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, डायपोल शब्द आपने सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर सुना था, और मैं अगर बनाऊं HCl, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता था उसकी तरफ हेड बनाते थे, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था उसकी तरफ हम लोग बेटा जी टेल बनाते थे। क्या आप सभी को याद है? शौर्य, आशिता, बोलो बेटा। Yes, sir. तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस HCl के पास अपना एक परमानेंट डायपोल मोमेंट है। ये मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि HCl में क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस आएगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? सभी को बोलो यार, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस क्यों आता है? यस यस, ओके। अब देखो ध्यान से कि क्लोरीन पे यहाँ भी डेल्टा माइनस होगा और यहाँ भी डेल्टा प्लस होगा, मतलब ये बीच में 2 न्यूक्लियस होंगे, ये हाइड्रोजन का है, ये क्लोरीन का है। जिसपे डेल्टा माइनस है वो क्लोरीन का है, जिसपे डेल्टा पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन का है। देखिए, आपको जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल पूरा एक रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम कुछ इस तरीके से डॉट 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 करके ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको कोई हाइड्रोजन लिखा हुआ नजर थोड़ी आता है कि ये H है और ये Cl है, आपको तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आती है खाली। वो तो हमने बना रखे हैं अपने हिसाब से एलिमेंट्स के सिंबल और ये सब, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से नजर आ रही है कि क्लोरीन के साइड पे थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के साइड पे। आप मतलब इस तरीके से फील कर सकते हो इस डेल्टा माइनस वाली चीज को, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं दूसरे पे बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बना दूंगा। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में होने वाली जो इंटरेक्शन है, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल के पास अपना अपना डायपोल मूवमेंट है, अपना अपना डायपोल है दोनों के पास में, और उस डायपोल के चक्कर में ना प्लस माइनस आ रखे हैं, क्योंकि एक स्पीशी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दूसरी से। तो एक के माइनस और एक के प्लस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या आप इस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को समझ रहे हो? पहले तो ये बताओ यार। यस सर। ठीक है, इन दोनों ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंटली कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा। आपको याद है हमने डायपोल मूवमेंट म्यू से निकाला था, Q इंटू डी करके, और डी बाई इसके जो थे यूनिट्स थे, ठीक है। अब दूसरी Yes, बात sir. करते हैं, देखो अब ये जो इंटरेक्शन की बात हो रही है वो क्यों हो रही है, इससे क्या प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें समझ में आती हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम साथ में, जैसे H2S का एग्जांपल लेते हैं और PH3 का एग्जांपल लेते हैं। देखो, इनमें दोनों में ऐसे ऐसे एलिमेंट है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन,
नीचे वाले केस में भी फॉस्फोरस जो है वो चलो कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की भी कम होती है, बट वही है कि हाइड्रोजन से हल्की सी नाम मात्र ज्यादा होती है। तो अब आप देखोगे सल्फर, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो कहीं ना कहीं दोनों मॉलिक्यूल के अंदर प्लस माइनस वो तनाव सा नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो खींचना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि प्लस माइनस यहाँ पे हुआ। ठीक है, अगर मैं आपको एक थ्योरेटिकल वैल्यू दूं इनके डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट जो है वो PH3 का 0.55 dBi है, और H2S के डायपोल मोमेंट की बात करूं तो 1.10 dBi है। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, बताओ किसका ज्यादा है? H2S का ज्यादा है। H2S। ठीक सर है, H2S। देखो डायपोल मोमेंट क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, देखो डायपोल मोमेंट ना पोलैरिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, पोलैरिटी के मैग्नीट्यूड को, जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा ये बड़ा वैल्यू आएगा। अच्छा, अब यहाँ से हमको क्या चीजें पता लगती है, यहाँ से हमको एक बात तो ये जानने की जरूरत है कि जितनी ज्यादा इंटरेक्शंस होंगी, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल हैं डिफरेंट, जितनी ज्यादा इन दो मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होगी उतना ही ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट और कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो भी इंटरेक्शन है, जो भी इंटरेक्शंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा लग रहा है, H2S का या PH3 का? ज्यादा इंटरेक्शन कौन सी हैं? H2S। देखो सबसे सर पहले तो H2S। ठीक है, ठीक है, H2S, ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले मैं आपसे एक दो डिफरेंट तरह के सवाल पूछता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर H2S एक मॉलिक्यूल है, H2S अपने भाई H2S से कौन सी इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। रीजन बिहाइंड दिस इज सर, H2S में सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, कहीं ना कहीं इसके पास अपना डायपोल होगा, जिसके पास डायपोल होगा वो अपने मॉलिक्यूल से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही कर रहा होगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? पहला क्वेश्चन, कौन सी इंटरेक्शन है, विच काइंड ऑफ Yes। इंटरेक्शन इज दिस? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। व्हाई? बिकॉज दोनों के पास अपना अपना डायपोल, बिकॉज H2S के पास अपना डायपोल है, इसलिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, PH3 से कंपेयर करा, क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हमको नॉलेज मिल रही है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में कि H2S का डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू PH3। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए बस मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? बोलो। ठीक है, Yes। बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है उसका कितना और उसका कितना। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा मैं अगली इंटरेक्शन, और अगली इंटरेक्शन का नाम आयन डायपोल करवा देते हैं पहले आप लोगों को। देखो तो आयन डायपोल इंटरेक्शन, ये बहुत आसान है, नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए अब आपको थोड़ी देर के अंदर ना। जैसे मैं नमक डालता हूँ पानी के अंदर, नमक क्या हो गया अपना? NaCl। अच्छा, NaCl इन वाटर, जैसे ही NaCl पानी में जाता है, आपको पता है वो Na+ में ब्रेक हो जाता है और Cl- Na+, Cl- में ब्रेक हो Cl-। जाता है। फिर आपको ये बात पता है कि वाटर में, वाटर एक पोलर है भाई, वाटर के पास अपना डायपोल होगा क्योंकि पानी में ऑक्सीजन है, Δ- और Δ+ ले रहा है। ठीक है, इसके पास अपना एक डायपोल होगा, पानी के पास होगा कि नहीं होगा? पहले एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल है वाटर, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट सर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई अपना डायपोल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके पास अपना डायपोल है, ये मॉलिक्यूल पोलर है? पोलर कब कहते हैं? जब Yes। प्लस माइनस आने चालू हो जाए। तो ये जो इंटरेक्शन हो रही है नमक की Na+ की पानी के साथ, इसको कहते हैं कि इसकी सॉल्वेशन हो रही है। ठीक है, पानी के साथ जब इंटरेक्शन हो जाए, अपनी इंटरेक्शन ब्रेक होके पानी के साथ ज्यादा हो जाए, तो उसको कहते हैं सॉल्वेशन होना। ठीक है, वैसे ही Cl- वहां पे किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करेगा। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज नेगेटिव। है, और वो H+ के साथ इंटरेक्शन करेगा, H+ के साथ इंटरेक्शन करेगा, H+ के साथ इंटरेक्शन करेगा, और भर भर के इंटरेक्शन करेगा, भर भर के। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? बोलो यार। यस सर। ठीक है, तो हो तो क्लोरीन का भी सॉल्वेशन ही रहा है बेटे। ठीक है, पर
यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि एक आयन था पहले और फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसके पास डायपोल था अपना। तो अब आपसे मेरा ये सवाल है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि आयन ने डायपोल के साथ इंटरेक्शन किया, तो ये आयन डायपोल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। हमको ये देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पूरे प्लस और एक पूरे माइनस में होने वाला है। ये एक के डायपोल के साथ प्लस इंटरेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई आई कॉल इट आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और आयन कैन बी नेगेटिवली चार्ज। आपसे मेरा सवाल ये है, आप मुझे बताओ, ये दो इंटरेक्शन है, एक है डायपोल डायपोल, एक है आयन डायपोल। आपको क्या लगता है कौन सी इंटरेक्शन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी? कौन सी इंटरेक्शन डायपोल स्ट्रॉन्ग डायपोल। होगी? डायपोल डायपोल स्ट्रॉन्ग होगी इन कंपैरिजन टू आयन डायपोल। गलत जवाब। क्यों? क्योंकि सर आयन के ऊपर ना पूरा प्लस है, जबकि डायपोल के अंदर कहीं भी पूरा प्लस पूरा माइनस नहीं है। जो पूरा प्लस जो है वो माइनस को खींचेगा, वो ज्यादा ताकत से खींचेगा, ज्यादा फोर्स होगी उसके अंदर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? पहले बताओ। यस सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा। देखो, मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे आयन और डायपोल के बीच इंटरेक्शन है, चाहे वो Na+ आयन हो, चाहे वो Cl- आयन हो। ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी इन कंपैरिजन टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि सर HCl में पूरा प्लस पूरा माइनस कहीं भी नहीं था, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छी इंटरेक्शन है मानते हैं, पर फिर भी अगर आप यहाँ देखोगे तो Na के प्लस के बीच में इंटरेक्शन है, इसके साथ में डेल्टा माइनस के साथ में पूरा प्लस जो इंटरेक्शन करेगा वो ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस। बस इतनी सी बात है। क्या आपको ये बात क्लियर होगी? बोलो यार, बोलो। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको पीछे दोबारा से लेके चलता हूँ थोड़ी सी। आपको मतलब ये समझ में आ रहा है, दो मॉलिक्यूल के पास अगर अपना अपना डायपोल है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, एक आयन बन गया तो आयन डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक है, ये आपका मेंस वगैरह के अंदर कई बार एक दो बार पूछा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पे बस नोट डाउन करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि मेरे पास इंटरेक्शन की जो एनर्जी है, ये हम डायपोल डायपोल के अंदर देखेंगे, वंडरवॉल के अंदर ये वाला टॉपिक देखेंगे कि वंडरवॉल्स के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन एनर्जी जो, इंटरेक्शन एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे r⁻³ से इनवर्स रिलेशन रखेगी और r आपका डिस्टेंस हो जाएगा न्यूक्लियस का, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। दो न्यूक्लियस हो गए ना यहाँ पे, आप देखो डिफरेंट, अगर दो मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच की अगर दूरी बढ़ा दोगे, उनके बीच की दूरी बढ़ा दोगे तो इंटरेक्शन की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। और r⁻³ में आपको एक बात याद रखनी है कि ये स्टेशनरी मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर मेरी इंटरेक्शन ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अगर मेरा मॉलिक्यूल रोटेशन में हुआ, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में क्या हुआ, रोटेशन, तो मेरी जो एनर्जी है वो इनवर्स हो जाएगी r⁻⁶ से, और r अभी भी जो है वो डिस्टेंस, r जो है वो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ही है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो थोड़ा सा? ठीक है। बेसिकली जितना पास आएंगे मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जितने न्यूक्लियस पास आएंगे उतनी ज्यादा जो है वो एनर्जी हो जाएगी। ये एनर्जी किसकी है? ये इंटरेक्शन की एनर्जी है जो आपने पीछे पढ़ी है, और ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए हम इसको इस तरीके से याद कर रहे हैं कि अगर कभी भी कहीं भी हमको एक नंबर का सवाल पूछ लिया, जो कि पूछा गया है कई बार, दो बार तो ये मेंस के पेपर में आ चुका है, आई थिंक इन 2014 एंड 15 एक ही साथ आ गया था 2 बार, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं और हमारा कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का, ठीक है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स रहता है, राइट। r समझ गए ना क्या रहता है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स या टू मॉलिक्यूल्स, या डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, न्यूक्लियस की जगह। कोई बोलो यार, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल है ये, जितना पास ले जाओगे, जितना पास ले जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, जितना दूर ले जाओगे
उतनी कम एनर्जी हो जाएगी। यही है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको बस थोड़ा सा रट्टा मारना है कि ये r की पावर 3 है और r की पावर 6 है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टेशनरी और रोटेशन के लिए आयन के अंदर नहीं है, वो वंडरवॉल के अंदर ही देखना है। ठीक है, तो अगली इंटरेक्शन का नाम मैं पढ़ देता हूं, दैट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आयन की वजह से जो डाइपोल पैदा हो रहा है, ठीक है, डाइपोल पहले था नहीं, डाइपोल पैदा हो रहा है। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, मान लो मेरे पास ये ऐसे ही आएगा, आपके पास दो आइटम दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन सी इंटरेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको उसमें से एक पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब देखो मैंने ये आयन ले लिया NO3-, आप सभी को पता है नेगेटिवली चार्ज आयन है। मैं इसके साथ एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ I2 का। क्या I2 में, क्या I और I में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या? बोलो, क्या ये I2 पोलर है क्या? नो नहीं है, सर। बिल्कुल पोलर नहीं है भाई। कैसे होगा पोलर? जब दोनों आइटम ही सेम है, जब दोनों आयोडीन है, एटम्स ही सेम है, तो फिर मॉलिक्यूल कैसे पोलर होगा? नॉन पोलर होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये नॉन पोलर था। ठीक है, इनिशियली I2 is non-polar, therefore it does not have its own dipole moment, its own dipole लिख लो खाली। ठीक है, पर एक समय आया जब NO3 उसके पास आया। NO3 क्या चीज है? NO3 एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जिसपे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है। एक समय आया जब NO3- इस I2 के पास आया, और I2 भी क्या है? I2 भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आसपास चक्कर मारेगी, और क्योंकि एक पे नेगेटिव है, नेगेटिव वाला इस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो I2 में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और NO3- में है, जो जैसे ये थोड़ा सा इसके पास आएगा, ये फर्क, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धक्का मारेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, तो उस शिफ्टिंग के चक्कर में इस पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा और इस पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होने वाली है, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या आपको ये इंटरेक्शन समझ में आई? Yes, sir. इट बिकम्स स्लाइटली पोलर, स्लाइटली होगा ये। ठीक है, ड्यू टू NO3- आयन। ठीक है, दैट्स व्हाई द इंटरेक्शन इज हैपनिंग। अब अगर कोई आपसे सवाल पूछे, बता आयन डाइपोल इंटरेक्शन में इंटरेक्शन ज्यादा होगी या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में, तो आप कहना देखो जहां पे पैदा कराया जा रहा है वहां पे कम होगी इंटरेक्शन, क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए या कुछ समय के लिए ही वो इंटरेक्शन हो रही होगी, क्योंकि वो पैदा कराई जा रही है। जब तक NO3- उसके आसपास टक्कर मार रहा है, तब तक वो धक्का मुक्की हो रही है, और धक्का मुक्की के चलते वो प्लस- आ रहा है। देखो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे पुश हो गई तो दूसरी जगह पे कम हो गई, जैसे ही कम हो गई वहां पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और दूसरी साइड पे पार्शियल नेगेटिव साइन आने वाला है। क्या शौर्य, सुनीता, अभिषेक, आप सभी को ये कहानी समझ में आ रही है? इजी कहानी है। Yes, sir. ठीक है, पर यस सर। आगे रोल प्ले करेंगी, आपकी केमिस्ट्री को अच्छा करेंगी। ठीक है, इससे एक नंबर के स्कूल में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। ठीक है, आपके स्कूल के एग्जाम्स की चर्चा करूंगा मैं वीडियो खत्म करने के बाद, इसीलिए कोई जाएगा नहीं। ठीक है, चलो फिलहाल चौथी इंटरेक्शन की बात करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, फोर्थ इंटरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, डायपोल से पैदा कराते हैं। अब आप इंड्यूस का मतलब समझ चुके हो कि भाई इंड्यूस कराना मतलब पैदा कराना होता है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, भाई डायपोल की वजह से जो डायपोल पैदा हो रहा है वहां जो इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब अगर मैं बात करूं आपके पास मॉलिक्यूल की, तो ए और बी है मेरे पास, इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, या ठीक है,
ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल है, मैंने कोई भी मॉलिक्यूल अभी लिया नहीं है। ऐसे कह लो कि ए भी कोई समथिंग कोई पोलर होगा, इसके पास अपना डायपोल होगा। अब कोई ऐसा एटम होगा, कोई ऐसा एटम ले लेते हैं आपके लिए, इस बार नोबल एटम ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं ये ले लेता हूं नोबल गैस का एटम, ठीक है। आपको पता है जैसे मैंने मान लो हीलियम ले लिया या मैंने मान लो नियॉन ले लिया, ठीक है, नोबल गैस का एटम ले लिया। अब नोबल गैस का एटम आपको पता है कि किसी और एटम के साथ कंबाइन होना नहीं चाहता, क्योंकि उसका ऑक्टेट फील्ड होता है, वो अपने आप से संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है अकेला। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पे पड़ी हुई है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। पर इसके पास कौन आ गया, इसके आसपास चक्कर मारने आ गया ऐसा बंदा जिसपे प्लस माइनस है, यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ही ये इसके पास आएगा, अगर इसका पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जैसे ही उसने थोड़ा सा आकर्षित किया, इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव हल्का हल्का सा जनरेट हो गया। इस हल्की हल्की, ये बहुत ही कम इंटरेक्शन होगी क्योंकि ऑलरेडी ये डायपोल वाली है, तो ऑलरेडी ये डायपोल वाली जो इंटरेक्शन होती है वो आयन वाली इंटरेक्शन से तो कम होती है। तो अब अगर आप कंपैरिजन करोगे डायपोल इंड्यूस्ड को, तो ये तो बहुत ही ज्यादा कम होगी, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो रही है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था इलेक्ट्रॉन शेयर करना या किसी भी फॉर्म में थोड़ा सा भी पुश करना। यहाँ पे हो रही है क्योंकि धक्का मुक्की हो ही जाएगी जैसे ही कोई पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल के सामने आएगा, और ये काम सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड के लिए होगा। इसलिए ऐसी इस टाइप की इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बोलो यार। सिंपल सौदा है, पहले वाली कहानी Yes. में बस पहले आयन था, अब यहाँ पे कोई पोलर मॉलिक्यूल है जिसने जनरेट करवाई है धक्के से नोबल गैस एटम के साथ में इंटरेक्शन। अब लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और भी है। अब करते हैं कहानी लंदन फोर्सेस की, या लंदन फोर्सेस, या फिर क्या लिखवाया था, डिस्पर्जन फोर्सेस। ये एक ही डिस्पर्जन बात है फोर्सेस। बेटा, ये इंटरेक्शन वीकेस्ट है। एक और बात सुन लेना, जो वीकेस्ट इंटरेक्शन होती है ना वो हर मॉलिक्यूल कर सकता है, ठीक है। और लंदन फोर्सेस डिस्पर्जन फोर्सेस को अक्सर वंडरवॉल फोर्सेस के नाम से जानते हैं, बट आज की क्लास में आप लोग सीख चुके हो कि अकेली लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस ही वंडरवॉल नहीं होती, डायपोल डायपोल और डायपोल इंड्यूस भी होती है। बट ज्यादातर केमिस्ट्री के अंदर लंदन फोर्सेस की जगह वंडरवॉल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कैसी इंटरेक्शन है, ये वीकेस्ट इंटरेक्शन है। व्हाई इट इज अ वीकेस्ट इंटरेक्शन, बिकॉज ये जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है वो खुद ही नॉन पोलर होते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं डायरेक्ट, हीलियम का एग्जांपल ले लिया, ये एक हीलियम का एटम है, ये दूसरा हीलियम का एटम है, हीलियम एटम 1, हीलियम एटम 2, ठीक है। हीलियम को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो दूसरे हीलियम से इंटरैक्ट करे। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 1s2, इसका ड्यूप्लेट होता है, ड्यूप्लेट फिल्ड होता है, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा हो भी कुछ नहीं सकता है, तो इसको कोई जरूरत नहीं थी। पर क्या है ना कि ये एक हीलियम का एटम जब दूसरे हीलियम के एटम के आसपास चक्कर मारेगा, तो इस चक्कर मारने के चक्कर में इनका जो ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा, और डगमगा के कुछ इस तरीके का व्यवहार ये करने वाले हैं। और ये जो व्यवहार करेंगे, इस इनके व्यवहार के चक्कर में इन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जनरेट हो गया है। एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धक्का मारा, और धक्का मारने के चक्कर में धक्का मुक्की हो गई, और धक्का मुक्की के चक्कर में इनके इलेक्ट्रॉन तितर बितर हो गए, और जैसे ही ये तितर बितर हो गए वैसे ही इनमें क्या शुरू हो जाएंगी होनी, इंटरैक्शंस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पीछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी इसलिए डेल्टा माइनस, और आगे कम रहेगी इसलिए डेल्टा पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे Yes. हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सारे मॉलिक्यूल अल्टीमेटली कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेंगे, और ये तो लीस्ट इंटरेक्शन करने वाले एटम्स मैंने लिए हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते थे। अगर ये कर रहे हैं तो दुनिया के सारे मॉलिक्यूल करेंगे। तो लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस हो या वंडरवॉल फोर्सेस हो, ज्यादातर हम इसको ही वंडरवॉल के नाम से जानते हैं।
वो है वीकेस्ट इंटरेक्शन, ये सब करेंगे। अब अगर हर कोई कर रहा है तो फिर कुछ ना कुछ पैरामीटर रहेगा, तो वो पैरामीटर है लंदन फोर्सेस का साइज। साइज को भी आप ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा लंदन फोर्सेस होंगी। क्यों होंगी? लंदन फोर्सेस मतलब इंटरेक्शन ही है जो वीकेस्ट इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है भाई। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया अपने आप ही। जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जो जितना ज्यादा मोटा है, बड़ा है, वो उतना ही ज्यादा आसपास वालों से इंटरेक्ट करने की क्षमता रखता है, और उतना ही ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब आप मुझे बताना, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे बता बेटा, CH4 है और SiH4 है और GeH4 है, ये कौन है? ये आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, बताओ। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, बताओ बेटे, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? सर सेम ग्रुप क्या है? ये ग्रुप सेम कैसे? ग्रुप के हैं, ये सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। अगर ये सेम ग्रुप के हैं तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। आप बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए? GH4। सर GeH4। GeH4। देखो, सबसे पहली बात की कार्बन के अराउंड अगर सेम एटम्स हो जाए ना 4, तो वो नॉन पोलर हो जाते हैं, चाहे क्लोरीन लगे हो चाहे हाइड्रोजन। अगर कार्बन के अराउंड चारों एटम सेम हो जाएं तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया बेटा जी? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर और नॉन पोलर में इंटरेक्शन, CH4 की SiH4 के साथ नहीं, CH4 अपने अंदर ही बहुत सारे CH4 लिए होगा, तो ये जो मीथेन बनाया हम लोगों ने, मीथेन और मीथेन की जो इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर वंडरवॉल। वंडरवॉल सर साइज के साथ बढ़ेगी, जिसका साइज ज्यादा उसमें वंडरवॉल ज्यादा, जिसकी वंडरवॉल ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। अरे बोलो भाई, साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। वंडरवॉल को मैं यहाँ पे लंदन फोर्सेस ही कहना चाह रहा हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलो आप बताना अब किस में ज्यादा होगा। मैंने बना लिया एन पेंटेन। एन पेंटेन क्या होता है? एक लीनियर चेन पेंटेन की 5 कार्बन की लीनियर चेन। इतनी ऑर्गेनिक अब आप पढ़ चुके हैं। और फिर मैंने बना लिया एक नियोपेंटेन। नियोपेंटेन जो है वो कॉमन नेम है इसका, कार्बन CH3 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 का। आप मुझे बताओ किसका सरफेस एरिया आपको ज्यादा लग रहा है, एन पेंटेन का या फिर नियोपेंटेन का? बताओ भाई। सर एन पेंटेन। एन पेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि सर यहाँ पे तो एक कार्बन बीच में घिरा रह गया, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग करोगे आप, उतना कम आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूंगा तो। क्या आपको ये बात क्लियर है? बोलो यार, और यस और नो यार। यस सर। ठीक है, एक लास्ट इंटरेक्शन आज की रह गई है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी इंटरेक्शन है? स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये आप हाइड्रोजन चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ चुके हो, इसलिए इसको मैं फटाफट पॉइंट्स में निकाल देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है आउट ऑफ ऑल द इंटरेक्शंस वी हैव स्टडीड येट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप क्या याद करोगे और कौन कौन से ये पैदा कैसे होता है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये हाई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पैदा होता है। कौन कौन से एलिमेंट्स इसको दिखा सकते हैं? फोन कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ठीक है। समटाइम्स chlorine can also show hydrogen bonding, but due to larger size it shows
लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइज भी इंपैक्ट करता है, ठीक है। अगर साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो क्लोरीन की काफी ज्यादा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो करना चाहिए था हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो, बट इसका साइज बड़ा है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और बाकी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है F1, ठीक है। तो साइज भी यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है कहीं ना कहीं, और कोई एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जैसे देखो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक साथ में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली दो टाइप की है, एक है इंटरमोलिक्यूलर, एक है इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर होती है अपने ही अंदर, और इंटरमोलिक्यूलर होती है डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच में। एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे वाटर ले लो, पानी। ध्यान से देख लेना बेटा, बहुत ज्यादा काम की बात बता रहा हूं। इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस। भाई ये जो प्लस और माइनस के बीच में खतरनाक सी पावर है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस दुनिया का, तो ऑक्सीजन पे जो डेल्टा माइनस है उसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा बुरे तरीके से अपने पड़ोसी बंधु हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव के काफी ज्यादा है, ठीक है। इसी वजह से मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पैदा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऐसी इंटरेक्शन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर। अब मैंने आपको बनाया था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, अगर आपको याद हो तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बनाया था हमने अभी पीछे ना। फिनोल होता है बेंजीन पे OH, ये बेंजीन पे OH होता है फिनोल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जो इंटरेक्शन हो रही है वो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इंटरेक्शन इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। फर्क क्या है इसके अंदर? फर्क ये है कि अब ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो अपने बंधु ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के साथ इंटरेक्शन कम करेगा, जबकि पानी जो है वो आपस में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो अगर आप कभी बॉइलिंग पॉइंट के केस में फंस जाओ और इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर का डिफरेंस आ जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटरमोलिक्यूलर जहां पे हो रही है वहां पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? पहले तो ये बताओ यस और नो, बोलो भाई, कोई बोलो यार, क्या आपको ये कहानी समझ में आई सारी की सारी? भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये थी आपकी 6 डिफरेंट टाइप्स की इंटरेक्शन आज की क्लास में। अगली क्लास में इसी के क्वेश्चन के साथ करेंगे स्टार्ट। फिलहाल की क्लास में करेंगे हम बस इतना ही। मेरी आवाज तो आ रही होगी सब लोगों को यार?